क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो यहाँ पे बी का जो मूवमेंट होगा, वेज सी तो फिक्स्ड है ना, ये वाला वेज फिक्स्ड है, तो बी का मूवमेंट इसी के इंक्लाइन के अलोंग होगा। अपन एक्सेलरेशन ऑफ बी ये डायरेक्शन में मान सकते, और एक्सेलरेशन ऑफ बी स्मॉल ए दिया हुआ, और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ होगा, राइट? ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ कुछ मान लेते हैं, लेट्स से a2। ये ब्लॉक ए का अपन ने एक्सेलरेशन मान लिया, और अपन को a2 फाइंड करना। तो a2 और a में रिलेशन कैसे निकालेंगे? अपन को कौन से सरफेस पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट निकालना चाहिए, b और c के या a और b के? ए और बी के। a और b, क्योंकि b और c में तो मैंने ऑलरेडी नॉर्मल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। जब मैंने b का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन माना, तो मैंने b का एक्सेलरेशन इसके नॉर्मल के अलोंग कितना माना? 0। और 0 होना भी चाहिए था, क्योंकि ब्लॉक सी भी रेस्ट पे, ब्लॉक सी का भी एक्सेलरेशन इसके अलोंग 0। तो वो कंस्ट्रेंट अपन ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया बाय अज्यूमिंग डायरेक्शन ऑफ ए टू बी अलोंग द इंक्लाइन ऑफ सी। तो अभी दूसरा कंस्ट्रेंट अपन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ये वाला जो कॉमन सरफेस है, इसके अलोंग में एक कॉमन नॉर्मल बना देता हूँ ये। तो मुझे बताओ A2 का जो एंगल होगा इसके साथ, वो थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल टू द इंक्लाइन का एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो कंपोनेंट ऑफ A2 along this common normal will be how much? A2 sin थीटा। A2 sin थीटा। अभी देखो इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्ट पार्ट है वो A का कंपोनेंट निकालना along the common normal। ओके, तो अगर मैं ये दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूं, जो लेफ्ट वाला इंक्लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। थीटा। और जो राइट वाला इंक्लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और राइट वाला इंक्लाइन मतलब वही सेम ए का भी डायरेक्शन होगा। इसको एक्सटेंड कर देते, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए, और इसको भी एक्सटेंड करके यहाँ पे ज्वाइन कर देते। अपन को पता है ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल थीटा है, तो बीच का ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। 180 माइनस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, इस तरीके से लिख सकते। और ये वाला जो एंगल है इसको थीटा प्लस अल्फा लिख सकते। नहीं सॉरी, ये भी सेम ही होगा, जो ऊपर मैंने मार्क किया वही सेम होगा। तो कहने से एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो इसके अलोंग ए कॉज ऑफ दिस एंगल होगा, और इसके नॉर्मल के अलोंग कितना होगा? ए साइन ऑफ दैट एंगल, मतलब ए साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा विच इज सेम एज साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ये स्टेप समझ में आया सबको? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल ये आ जाएगा, और इन दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं, राइट? ये पार्ट में किसी को भी डाउट है क्या? ये कैसे निकाला अपन ने? नो सर। और दोनों को इक्वेट कर दो, A2 sin थीटा इक्वल्स टू A sin ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और अपना टारगेट A2 ही निकालना था। तो राइट वाले ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, क्योंकि इस फॉर्मेट में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin थीटा को डिवाइड कर दो। सर cos अल्फा आएगा। cos अल्फा sin थीटा, करेक्ट। तो sin थीटा को जब मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो सेकेंड टर्म में से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म में ये क्या बन जाएगा? sin अल्फा cot थीटा प्लस cos अल्फा। अच्छा, तो ऑप्शन डी में देखो, यहाँ पे एक a का टर्म भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। ओके, अगला सवाल देखते। सर तो ऑप्शन में वो ए का टर्म मिसिंग है ना? हाँ, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे a का टर्म तुम लोग ऐड कर देना, ठीक है? देखो सेकेंड क्वेश्चन भी नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, बट यहाँ पे ये दोनों वेजेस मूव कर रहे हैं, वेज ए और वेज बी दोनों मूव कर रहे हैं। वेज ए का वेलोसिटी u लेफ्ट की तरफ है और वेज बी का वेलोसिटी 2u राइट की तरफ है, और दोनों के एंगल्स गिवन है 30 डिग्रीज। Assume that the cylinder remains in contact with the two wedges, then what is the velocity of the cylinder?
ये सिलेंडर का अपन को वेलोसिटी निकालना। अपन ने ऐसे टाइप का सवाल देखा था क्लास में लास्ट लेक्चर में। यस सर। क्या अपन श्योरली बोल सकते हैं सिलेंडर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा या कहीं पे भी मूव कर सकता कहीं पे भी। कहीं पे भी। कहीं भी कर सकता? तो ऐसे केसेस में अपन को सिलेंडर के कितने कंपोनेंट्स अज्यूम करने चाहिए वेलोसिटीज के? दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल में मान लो, एक वर्टिकल में मान लो। और राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे ये तुम अपने इंट्यूशन से गैस कर लो। बाय चांस तुम्हारा इंट्यूशन गलत भी हुआ तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू वरी। तो अभी मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में कहाँ मानूं मैं? राइट में मानूं या लेफ्ट में मानूं? क्या लगता है? राइट। राइट। राइट में मान लेते हैं। लेट्स से हॉरिजॉन्टल में इसका राइट की तरफ Vx है एंड वर्टिकल में नीचे की तरफ Vy मान लेते हैं, राइट? यस। और कितने अननोन चाहिए? दो अननोन से। और दो अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए अपन नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स दो जगह लगा सकते हैं, एक स्पीयर और वेज ए के बीच में और एक स्पीयर और वेज बी के बीच में। तो स्पीयर और वेज बी के बीच में अगर मैं लगाता हूँ ये वाला, तो इसके लिए ये कॉमन नॉर्मल होगा और कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज को इक्वेट करने पर क्या मिलेगा? Vx इक्वल्स टू 2u। ये पहला इक्वेशन आ गया। समझ में आया पहला इक्वेशन सबको? वैसे ही वेज ए और स्पीयर के लिए कॉमन नॉर्मल क्या होगा? वेज ए और स्पीयर के लिए कॉमन नॉर्मल ये होगा और इसके अलॉन्ग भी अपन कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इसके अलॉन्ग मुझे बताओ वेज ए का जो कंपोनेंट है, वेज ए का जो वेलोसिटी है u, उसका कंपोनेंट कितना होगा ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग? u cos 30 या u sin 30? साइन 30। u sin 30, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस 30 होगा, तो u sin 30। और स्पीयर का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट अलॉन्ग दी कॉमन नॉर्मल, उसमें Vy भी आएगा और Vx भी आएगा। Vy का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? cos 30। Vy cos 30, करेक्ट। और Vx का कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा? Vx sin 30। Vx sin 30। तो इफेक्टिवली जो स्पीयर है वो अलॉन्ग दी नॉर्मल कितने से मूव कर रहा होगा? u का कंपोनेंट तो इस तरफ था, u sin 30। तो इसी तरफ स्पीयर का भी इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा? ग्रीन माइनस रेड या रेड माइनस ग्रीन? ग्रीन माइनस ग्रीन वाला कंपोनेंट माइनस रेड वाला कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा ये? Vy cos 30 माइनस Vx sin 30। और Vx के बदले में 2u लिख सकता हूँ क्योंकि Vx अपन को 2u आ गया था। और इस पूरे टर्म को अगर मैं LHS में ले जाऊं तो Vy cos 30 की वैल्यू 3u। 30 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को Vy मिल जाएगा, Vy इंटू रूट 3/2 इक्वल्स टू 3u इंटू हाफ। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रूट 3 को भी रूट 3 बना देगा। तो Vy की वैल्यू रूट 3 टाइम्स u आ जाएगी, राइट? और स्पीयर का इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा? इस तरफ 2u और इस तरफ रूट 3u। तो इसका जो नेट वेलोसिटी है उसको अपन क्या लिखेंगे? अंडर रूट 7 Vy स्क्वायर पर होल Vx। स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? रूट 7u मैच हो रहा है आंसर, ऑप्शन डी। यस। सब लोग कंफर्टेबल हो अभी नॉर्मल कंस्ट्रेंट से? नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आ सकते। इसमें अपन ने दोनों जगह नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके आंसर निकाल लिया, राइट? पर अगर वेज भी जो था वो अगर ये 90 डिग्रीज नहीं होता जो नॉर्मल सरफेस है सिलेंडर के साथ, पर वो भी एक एंगल पे होता तो फिर? मतलब तुम राइट वाले वेज का बोल रहे हो? जी सर, राइट वाला वेज तो वो जो नॉर्मल। अच्छा देख, तो उसके इसमें क्या करते, देख कॉन्सेप्ट तो तुम सेम ही अप्लाई कर सकते हो, इट विल नॉट मैटर। अगर मान ले राइट वाला वेज भी अगर ऐसा होता, यही बोल रहे हो शायद तुम, देखो लेट मी ड्रॉ बिग स्फीयर, और तुम शायद ये बोल रहे हो ना राइट वाला वेज अगर ऐसा होता तो? यस सर। तो भी मैटर नहीं करेगा ना, इस केस में भी मैं सेम थियोरी अप्लाई करूंगा। राइट वाले वेज का मान ले इस तरफ वेलोसिटी 2u दिया हुआ है और इसका u दिया हुआ है, ये एंगल θ1 मान लेता हूँ और ये वाला एंगल θ2। तो इस केस में भी मैं स्फीयर का वेलोसिटी नीचे की तरफ Vy मान लेता और इस तरफ Vx, और अभी जो नॉर्मल होता राइट वाले के लिए वो ये वाला हो जाता नॉर्मल। और 2u का कंपोनेंट अलोंग दी कॉमन नॉर्मल क्या होता? अगर मैं कॉन्टेक्ट 1 पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता तो कॉन्टेक्ट 1 के लिए इक्वेशन क्या बनता? 2u cos θ2 या cos θ1? साइन थीटा। सॉरी sin θ2 या sin cos θ2? एक सेकंड, इसको Sin- कॉन्टेक्ट 2 मान लेते, इसको कॉन्टेक्ट 1 मान लेते क्योंकि मैंने θ2 और θ1 अज्यूम किया हुआ है। तो 2u sin θ2
ये इसका कंपोनेंट होगा इस तरफ, और Vx और Vy दोनों असिस्ट कर रहे हैं कि ओपोज कर रहे हैं? ऑपोज। दोनों नहीं असिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितना होगा Vx sin θ2 और Vy cos θ2, तो इक्वल्स टू, ये इक्वेट कर देंगे अपन, ये कॉन्टेक्ट 2 में इक्वेशन आ जाएगा, और कॉन्टेक्ट 1 में भी अपन सिमिलर तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था। सॉल्व कर लोगे ना ऐसा सवाल भी? सर दो तो इक्वेशन, इस बार हम लोग Vx फाइंड करने के लिए भी वो लेफ्ट और राइट को फिर से करेंगे ना सर, प्लस करेक्ट माइनस। करेक्ट, इस केस में भी वो प्लस माइनस आ जाएगा, तो Vx और Vy में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, u sin θ1, इस केस में Vy असिस्ट कर रहा होगा, तो Vy cos θ1 माइनस Vx sin θ1, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। सर बताओ। सर आप इसमें ये डिटरमाइन कैसे करे हो कि Vx sin θ1 नेगेटिव होगा, मतलब माइनस होगा? मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया मैं उसी पे स्टिक रहूंगा ना हमेशा। मैंने Vx राइट में माना था और Vy नीचे माना था, हाँ और सर। जो लेफ्ट राइट वाला वेज है, राइट वाला वेज किस तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ 2u से, और इसका जो कॉमन नॉर्मल होगा ये वाला, इसके अलोंग 2u का कंपोनेंट इस तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ 2u sin θ2, और Vx और Vy का भी मैं कंपोनेंट्स इसी के अलोंग लूंगा, और ये दोनों कंपोनेंट्स इसी तरफ आ रहे हैं, Vx और Vy, तो दोनों को ऐड कर देंगे ना अपन इस केस में, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन जब तू लेफ्ट वाला देखेगा, लेफ्ट वाला सरफेस किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ, और इसका कॉमन नॉर्मल ये होगा, तो इसका वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल वो इसके इक्वल होगा u sin θ1, और यहाँ पे भी Vy Vx सेम मान रहा हूं मैं, नीचे की तरफ Vy और राइट की तरफ Vx, तो इसी लाइन के अलोंग जब मैं Vy और Vx के कंपोनेंट्स लूंगा, तो Vy का कंपोनेंट इसके अलोंग ही आ रहा है, कितना, Vy cos θ1, लेकिन Vx का कंपोनेंट इसके ऑपोजिट आ रहा है, कितना, Vx sin θ1। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं इसका जो नेट वेलोसिटी है वो अगर मैं इससे इक्वेट करना चाहता हूँ अलोंग दी कॉमन नॉर्मल, तो मैं ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म करूंगा ना, दिस टर्म माइनस दिस टर्म विल बी द इफेक्टिव वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन व्हिच शुड बी इक्वेटेड विद दिस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है अभी प्लस क्यों कर रहा हूँ माइनस क्यों कर रहा हूँ? ओके सर, समझा। ओके, सो ऐसे टाइप के सवाल कर लोगे ना, कैसा भी सरफेस होने दो, स्टिक टू द बेसिक्स, नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज को इक्वेट कर दो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। देखो ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते। स्पीयर का मैं नीचे की तरफ क्या मानूंगा, Vy, और हॉरिजॉन्टल में Vx राइट में मानूं या लेफ्ट में मानूं, Vx कहाँ मानूं बताओ, लेफ्ट में मान लेते, लेफ्ट में मूव कर, तो Vx लेफ्ट में मान लेते, और जब मैं ये वाले कॉमन नॉर्मल के अलोंग नॉर्मल कंस्टेंट्स अप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली Vx कितना मिल जाएगा, 2√7, रूट 7। और जो राइट वाला सरफेस है इसके अलोंग कॉमन नॉर्मल जो होगा उसमें क्या होगा, Vy cos 30 माइनस Vx sin 30, Vy का कंपोनेंट इस तरफ होगा और Vx का कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। इसको किससे इक्वेट करेंगे, √7 sin 30। वेरी गुड, √7 sin 30। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर अपन को Vy की वैल्यू भी मिल जाएगी, Vx की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो Vy cos 30 will be equals to √3 sin 30 plus √3 sin 30 प्लस, सर √7 आएगा ना। √7 आएगा। अच्छा ये √3 क्यों लिखा मैंने, ये √7 होना चाहिए, करेक्ट, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये √7 आएगा, करेक्ट, √7 sin 30 प्लस 2√7 sin 30, sin 30, तो Vy into √3/2 equals to 3√7। 3√7 into half, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और Vy की वैल्यू कितनी आ रही, √21। √21, या फिर इसको √3 टाइम्स √7 लिख सकते, और नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 into 7 28 प्लस
21 इसका अंडर रूट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है √49 विच इज 7 मीटर्स पर 49 सेकंड, 7 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर्स पर सेकंड में दिया, तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। समझ में आया सबको ये? सर इसमें तो दोनों ब्लॉक्स ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं, तो इवेंचुअली द बॉल विल लूज कांटेक्ट ना। नो, बॉल ही दोनों ब्लॉक्स बॉल के मोशन से नीचे जा रहे हैं ना, वो तो हर एक एग्जांपल में वैसे ही हो रहा था। यहाँ पे भी तो दोनों ब्लॉक्स अवे जा रहे थे। इन दोनों ब्लॉक्स को अवे पुश कौन कर रहा है? बॉल ही तो पुश कर रहा है, तो बॉल कांटेक्ट मेंटेन करके रखा हुआ है ना हमेशा। हाँ, अगर बॉल नीचे ग्राउंड से टकरा जाएगा उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो एवरीथिंग विल लूज कांटेक्ट। हाँ सर, उसमें वही बोल रहा था, उसके बाद तो सबका कांटेक्ट लूज हो जाएगा ना। करेक्ट, अपन उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, अपन उससे पहले जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 ब्लॉक्स गिवन है, 5 kg, 10 kg और 8 kg, और इनमें से जो 2 ब्लॉक्स है 10 kg और 8 kg, वो लोग ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होंगे। और अपन से सवाल में क्या पूछा है? ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। इसको सॉल्व किया है किसी ने भी सही तरीके से? आंसर मैच हो रहा है किसी का भी? कि 10 kg मूव नहीं करेगा। यस सर। 10 kg मूव नहीं करेगा, करेक्ट। और ये कैसे डिसाइड किया तुमने 10 kg मूव नहीं करेगा? नीचे जा रहा है ना, और 5 देखो, इसको 5 चेक kg जा रहा है, और 10 चेक करने का मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। इसको चेक करने का तरीका बता, चेक करते कि कैसे अपन चेक करेंगे कि कौन मूव करेगा कौन नहीं मूव करेगा। तो चेक करने के लिए पहले अज्यूम कर लो, अज्यूम दैट ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो अगर सारे ब्लॉक्स को मैं रेस्ट पे मान लूं, तो ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए? मैंने जो अभी मार्क T। किया, इसमें अगर मैं टेंशन T मान लूं, तो इसमें भी T होगा। यस। और ऊपर वाले में कितना होगा जो मैं ग्रीन में मार्क 2T। इसमें 2T होगा, करेक्ट। और अगर मैं सब कुछ रेस्ट पे मान रहा हूँ, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे मान रहा हूँ, तो 5 kg के एफबीडी से नीचे 50 न्यूटन और ऊपर T, तो ये T किसके इक्वल हो जाता? 50 न्यूटन। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में टेंशन 50 न्यूटन के इक्वल नहीं, ये हम लोग खाली चेक्स कर रहे हैं कि कौन मूव करेगा कौन मूव नहीं करेगा, ये चेक करने के लिए। तो टेंशन 50 न्यूटन आ गई, तो मुझे बताओ ग्रीन स्ट्रिंग में जो टेंशन 2T है वो कितना होगा? 100 100 न्यूटन। न्यूटन। अच्छा, अभी ब्लॉक बी को ऑब्जर्व करो। ब्लॉक बी पे पर हमें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लेना होता है ना। एक्सेलरेशन 0 मान रहा हूँ ना मैं अभी के लिए, रेस्ट पे अज्यूम कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ओके। अभी खाली चेक कर रहे हैं अपन। तो अभी के लिए रेस्ट पे मानूंगा तो सारे फोर्सेस में बैलेंस कर सकता। हाँ सर, तो जस्ट चेकिंग, नॉट सेइंग दैट दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके सर। और हाँ बी पे नीचे 100 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा होगा? टेंशन कितने से खींच रहा है इसको ऊपर? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। अच्छा, अभी मुझे बताओ, मुझे मास ए को ऑब्जर्व करके बताओ, ये जो ब्लॉक ए था, अगर इसको नीचे मूव करना होता, ब्लॉक ए अगर नीचे मूव करता, तो इस पे ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो 50 से कम होता कि ज्यादा होता? 50 से कम। 50 से कम होता ना। तो रेस्ट पे क्या मैं बोल सकता हूँ, रेस्ट पे मुझे जो टेंशन मिला वो सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि अगर ब्लॉक ए मूव करता तो टेंशन डेफिनेटली 50 से कम होता। तो कैन यू से इन एनी केस दिस टेंशन इज ऑलवेज लेस देन 50? मूव करता या मूव नहीं करता तो हमेशा वो 50 से कम ही होता। तो क्या ब्लॉक बी कभी मूव कर पाता? क्या स्ट्रिंग 100 न्यूटन को कभी भी ओवरकम कर पाता? नो। सो दिस इंप्लाइज ब्लॉक बी इज ऑलवेज एट रेस्ट। ये चेक कर रहे हो, ब्लॉक बी इज ऑलवेज एट रेस्ट। वैसे ही ब्लॉक सी को अगर तुम चेक करोगे, ब्लॉक सी पे कितना वेट लग रहा है नीचे? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। कितना लग रहा है? 100 100 2T लग रहा है, 100 न्यूटन। तो ये ब्लॉक सी को मूव करवा सकता है? हाँ सर। यस। मींस ब्लॉक सी कैन मूव। तो ये सारी कहानी अपने खाली चेक करने के लिए किया कि कौन मूव करेगा कौन मूव नहीं करेगा, ये अपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी मेरे सिस्टम में मैं बी को तो फिक्स मान सकता हूँ ना, बी मूव ही नहीं कर रहा, तो एक तरीके से मैं ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का उसको फिक्स मान सकता हूँ। यस और सर। कौन मूव कर रहा होगा? खाली ए और सी। और अभी खाली अगर मुझे पता चल गया कि खाली ए और सी मूव कर रहे, तो खाली ए और सी का ही अपन एफवीडी बना देंगे और फोर्स इक्वेशन लिख देंगे। अगर मैं मान लूं कि ए का एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड्स है और सी का a2 अपवर्ड्स, अभी बी तो एक तरीके से फिक्स हो गया, बी तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इसको हटा ही दो। और मान लो कि ये वाला स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ए के एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे 50 और ऊपर न्यूटन ऊपर टेंशन, ऊपर टी, और इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे, तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा इसका? 50 - t = 5a1। 5a1। और
सी पे ऊपर कितना लग रहा है 2t T. और नीचे 80 kg, 80. तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा? T minus 80. 2T minus 80 2t equals minus 80 equals to 8A2. 8a2। और अभी कंस्ट्रेंट्स कैसे करेंगे? t ऊपर a1 नीचे, तो माइनस t a1 minus A1 plus और 2t ऊपर a2 ऊपर, तो प्लस 2t plus 2A2. इक्वल्स टू 0। A1 is A1 is equal to 2. सवाल में देखो किसका एक्सेलरेशन पूछा है? A2. logs a2 पूछा है ना, तो अपन को a1 को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो पहले इक्वेशन में भी मैं a1 को क्या लिख दूंगा? 50 minus T T equals equal to 10 10A1, 8. 10A2. 10a2, वेरी गुड। और मुझे t को एलिमिनेट करना है, तो थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन से ऐड कर देंगे। Yes, तो sir. सेकंड इक्वेशन से 2 निकाल सकते हैं ना? अच्छा, वो भी कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन से अगर मैं 2 निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? t minus 40 40 40 is equal to equal to 482. 480. ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। और अभी इसको और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 50 minus 40 10 बन जाएगा। और 14. 14A2. तो a2 की वैल्यू कितनी आ रही? 10 upon 5 14, 5 by 7. 10 5 by upon 7। कोई 5 by ऑप्शन 7. बता रहा है? 5 by 7, हाँ सर, D. D. ऑप्शन डी। सबको समझा ये टेक्निक? Yes, sir. देखो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस था, ये तो अपन हमेशा से करते आ रहे थे। इस सवाल में जो ट्रिक था वो खाली यही था, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ब्लॉक मूव करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ये सर चेक कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया सबको? बताओ। सर अगर मतलब लाइक 5 kg का जो स्ट्रिंग है और जो 10 kg वाला ब्लॉक है वो जो स्ट्रिंग है वो दो अलग अलग स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर वो एक स्ट्रिंग होगा तो 5 kg नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली 10 kg को ऊपर जाना ही पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा ना, मूवेबल पुली है ये, पुली फिक्स नहीं है, ये पुली मूवेबल है, तो ये पुली तो नीचे जा सकता है ना। ओके सर, मूवेबल, हाँ ओके। ठीक है, अगर ये पुली फिक्स्ड होता तो जो तू बोल रहा है वो सही था कि 5 kg अगर नीचे जाएगा तो 10 kg को ऊपर जाना ही पड़ता, बट पुली तो नीचे आ सकता है ना, पुली के नीचे हाँ, आने से सर। भी 5 kg नीचे जा सकता है। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। एनी अदर डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी थोड़ा नया टाइप का सवाल है, इसको भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे अप्रोच करना है। इफ ब्लॉक ए इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meters per second square, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइट की तरफ दिया हुआ है 5 meters per second square, और अपन को फाइंड करना है कि बी कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो ऐसे सवाल को अपन किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को नॉर्मल कंस्ट्रेंट, नॉर्मल एज वेल एज टेंशन कंस्ट्रेंट दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स को पहले अप्लाई करते हैं। मुझे बताओ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, इनका कांटेक्ट कौन से सरफेस पे हो रहा है? तुम देख पा रहे हो ये वाले सरफेस पे दोनों कांटेक्ट में, ये वाला, यस सर। क्योंकि अगर ब्लॉक ए राइट में जा रहा होगा तो वो बी को इधर पुश कर रहा होगा इस तरफ, और बी को भी अपने साथ राइट में ले जा रहा होगा। तो इसका जो नॉर्मल होगा, ये जो कॉमन सरफेस है इसका जो ये जो नॉर्मल है ये कॉमन नॉर्मल होगा। यस सर। तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग कहना है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। यस सर। तो बी का जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है उसके मैं दो कंपोनेंट्स मान लेता हूँ, एक राइट में ax और एक नीचे ay। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं ax 5 meters per second square के इक्वल होना चाहिए यूजिंग नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज अलोंग द कॉमन नॉर्मल बोथ शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। a का एक्सेलरेशन 5 है तो सॉरी a का एक्सेलरेशन 5 राइट की तरफ है, तो b का भी एक्सेलरेशन 5 राइट की तरफ होगा। तो एटलीस्ट अपन को ax मिल गया। अभी ay कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे? टेंशन। String. ये बाय नॉर्मल कंस्ट्रेंट आ गया। उसके ऊपर स्ट्रिंग है। कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करेंगे? अपन ने उसके लास्ट लेक्चर में सीखा था टेंशन कंस्ट्रेंट अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। हाँ सर। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ ए का जो एक्सेलरेशन है वो अपन ने कितना माना है, किस तरफ? ब्लॉक ए जो बड़ा वाला ब्लॉक है 5 meter per second. 5 towards right. पुली के बारे में क्या डिसाइड किया था? पुली जो होता है वो किस, इसका जो पुली होगा ये वाला, इसको भी मैं ब्लॉक का ही पार्ट मान लूंगा क्योंकि ये पुली दिख रहा है इससे फिक्स्ड है। यस सर। ये वाला जो पुली है उसको ब्लॉक ए का ही पार्ट मान लो। तो ब्लॉक ए पे एक टेंशन राइट में लग रहा होगा, ये वाला स्ट्रिंग जो राइट में जा रहा है, और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, और बाकी तो वर्टिकल में लग रहा है। तो क्या वर्टिकल टेंशन कुछ रोल प्ले करेगा इस पे? नहीं। No. और ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 meters per second square राइट की तरफ, इसको a1 मान लेते। और वैसे ही ब्लॉक बी को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ब्लॉक बी पे टेंशन किस तरफ लग रहा है? Vertically down. No, vertically up. वर्टिकली अपवर्ड्स। और इसका एक्सेलरेशन अपन ay नीचे मान रहे,
हाँ और सर ax राइट में मान रहे, बट ये टेंशन में ax का कुछ रोल होगा, ये टेंशन का नहीं डॉट सर से तो 0 हो जाएगा, तो सर टेंशन इसका तो आ गया ना 5 ax तो आ गया करेक्ट, ये 5 के इक्वल आ गया। तो समेशन ऑफ t डॉट a को जब मैं 0 करूंगा तो मुझे बताओ ब्लॉक पे इफेक्टिवली कितना t लग रहा है? 2t 2t राइट में लग रहा है, a1 भी राइट में, तो 2t a1 और ब्लॉक बी पे t ऊपर ay नीचे, तो माइनस t ay, ये 0, तो यहाँ से ay 2a1 के इक्वल आ जाएगा। सर 2a1 दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं, लाइक ब्लॉक ए और बी दोनों का? अपन टेंशन कांस्टेंट साथ में अप्लाई करते हैं ना सारे ब्लॉक्स पे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में यही तो पढ़ा था अपने, t डॉट v को सम कर दो, समेशन ऑफ t डॉट v 0 हो जाएगा। हाँ सर पर लाइक दोनों ब्लॉक का एक साथ में है ना? दोनों ब्लॉक का एक साथ नहीं मतलब लाइक हम एक एक को नहीं कर सकते, लाइक एक को 0 फिर? नहीं भाई, सबको ऐड करके करना पड़ेगा ना, एक एक को थोड़ी करेंगे अपन। Okay, प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, टोटल वर्क 0 होना चाहिए ना, क्या इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे वर्क 0 होगा? नहीं वो तो 0 नहीं होता टेंशन। टोटल 0 होगा ना यार, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो सकता है, और सबको ऐड करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर राइट। तो यहाँ से ay की वैल्यू कितने आ गए? सर 2A1 A1 के इधर 2T कैसे है, वापस एक बार बताओगे? बता रहा हूँ, ब्लॉक ए का अगर तू एफवीडी देखेगा, ब्लॉक ए पे कहाँ पे टेंशन लग रहा है, एक ये वाले कॉन्टेक्ट में स्ट्रिंग इसको इधर खींच रहा होगा टी, और एक इधर टेंशन इसको खींच रहा होगा टी हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पे वर्टिकल में भी टी लग रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल में इफेक्टिवली ब्लॉक ए पे कितना लग रहा है? 2t लग रहा होगा ना, 2T अच्छा। और उसका एसोलेशन a1 राइट में, तो ब्लॉक ए के लिए जब मैं t डॉट a करूंगा तो प्लस 2t a1 हो जाएगा, हाँ सर समझा। और ब्लॉक बी के लिए t ऊपर ay नीचे, तो माइनस t ay हो जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट? तो मुझे बताओ हाँ। नेट एसोलेशन कितना होगा ब्लॉक बी का? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, 5 plus 10, तो 5√5 आ जाएगा आंसर। 5√5। एवरीवन इज 100% क्लियर? कुछ भी डाउट है किसी को भी किसी भी स्टेप में? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, m1 का मास दिया हुआ है 3 kg और m2 का मास दिया हुआ है 6 kg। इफ द ब्लॉक ऑफ मास m रिमेन स्टेशनरी देन व्हाट इज द मास ऑफ m? ओके, देखो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो कैपिटल M है वो रेस्ट पे होगा, तो कहने से ये वाला पुली भी रेस्ट पे होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये पूरा सिस्टम जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ कलर से, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, अगर मैं कैपिटल M का एफबीडी बनाता हूँ, कैपिटल M के एफबीडी में नीचे कैपिटल MG लग रहा होगा, yes ये वाले स्ट्रिंग्स में टेंशन T मान लेते, ऊपर 2T आएगा फिर M ये में। वाली स्ट्रिंग में कितना होगा जो कैपिटल M से कनेक्टेड है? ये 2T हो जाएगा, 2t दैट मीन्स 2T इज बैलेंसिंग कैपिटल MG, ये मिल गया मुझे। और अभी M1 M2 को ऑब्जर्व करो, क्या M1 M2 भी रेस्ट पे होंगे या वो मूव करेंगे? M1 3 kg दिया हुआ मूव करें। और Move M2 करेंगे। 6 kg दिया हुआ, तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? m2 नीचे M2 तो अगर मैं नीचे है। M2 का एसोलेशन नीचे की तरफ A मान लूं और M1 का भी एसोलेशन ऊपर की तरफ A मान सकता हूं? yes Yes or no? यस सर। और M1 के एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे M1G, ऊपर T और ऊपर एसोलेशन A, और M2 के एफबीडी में नीचे M2G, अगेन ऊपर T और एसोलेशन A नीचे। यही सेम चीज तुम्हें कोई सिस्टम याद आ रहा है जिसमें अपन ने यही सेम चीज की थी? सेम इक्वेशन सेम एफबीडी बना था दोनों मासेस का, Atwood machine एटवुड मशीन पर 2 मास सिस्टम, इसमें एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा था ना। तो कहना है से ये और ये एग्जैक्टली सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू M1 एंड M2, यस सर। क्या कुछ भी अलग हो रहा है M1 M2 के एफबीडी में? इन दोनों में कंपेयर करके देखो सेम ही आ रहा है ना। तो yes कहना है कि डायरेक्टली टेंशन की वैल्यू क्या होगी? ये रिजल्ट मैंने मेमोराइज करने को बोला था इसके लिए, एसोलेशन और टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू M2 minus M1 2 m1 m2 upon m1 plus m2 g करेक्ट, और एसोलेशन भी पूछा होता तो वो भी तुम्हें याद होगा M2 minus M2 M1 m1 plus m2 g। बट यहाँ पे मुझे बताओ क्या चीज काम आएगा? मेरा टारगेट है कैपिटल M निकालना, तो कैपिटल M निकालने के लिए मुझे T पता होना चाहिए, तो मेरे लिए काम का इक्वेशन ये होगा ना, T। यहाँ से मैं कैपिटल T कितना निकाल लूंगा? 2 टाइम्स M1, M1 मतलब 3, M2 मतलब 6 अपॉन M1 प्लस M2 9 इंटू G इंटू 10, तो 9 18 ये 2 बन जाएगा। T की वैल्यू 40 आ जाएगी,
एंड 2t मतलब 80 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 10, तो कैपिटल M की वैल्यू 8 kg आ रही है। यस सर। सर हाँ बताओ। सर m का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्या? नहीं, सवाल में कंडीशन दिया है ना, M इज एट रेस्ट, M रिमेन स्टेशनरी, तो इसीलिए इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया और मैंने फोर्सेस बैलेंस कर दिए इसके, तभी तो अपन ये पुली को रेस्ट पे मान पा रहे। सर एटवर्ड में एटवुड मशीन एटवर्ड मशीन में लाइक एक पुली था और उसके दो साइड में दो स्ट्रिंग्स थे, पर इसमें तो लाइक एक पुली पे एक स्ट्रिंग है और दूसरे पुली पे दूसरे साइड में एक स्ट्रिंग है तो ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एटवुड मशीन बट इट इज सिमिलर टू दैट ना, इक्वेशन तो वैसे ही आ जाएंगे। अगर एटवुड मशीन के M1 पे भी मैं FVD बना था तो इस पे भी M1G नीचे लग रहा होता, T ऊपर लग रहा होता और एक्सेलरेशन A ऊपर हो रहा होता, तो ओके सिमिलर सेम FVD इधर भी तो बन रहा है। सर, तो ये एटवर्ड मशीन जैसी ये पुली भी लाइक मूवेबल नहीं है, स्टेशनरी है। अरे दिया है ना स्टेशनरी, इधर रिमेन्स एट रेस्ट, और ये तो फिक्स दिख ही रहा है डायग्राम से, ये वाले पुलिस तो रेस्ट पे ही। हाँ, तो एटलीस्ट वी कैन से दैट इट इज सिमिलर टू एटवुड मशीन इफ नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू। तो मैं डायरेक्टली उसके रिजल्ट यूज कर सकता हूँ ना। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो तुम इसको खुद से सॉल्व करके देख लो वापस, इक्वेशन लिख के, मगर वो लेंथी हो जाएगा, वो जरूरत नहीं है ना करने की। यस सर। देखो अपना टारगेट खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, अगर तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लगा रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज नॉट सॉल्विंग दैट ओनली, उससे अच्छा सॉल्व करते ही नहीं, राइट। तो सॉल्व करो मगर जल्द से जल्द टाइम में करो, ये भी अपन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। ये सारे जो शॉर्टर ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये भी तुम्हें आगे लॉन्ग रन में काम आएगा, ठीक है। यस सर। और कुछ सर पूछना मुझे है किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में एक पूछना था, फिफ्थ में बताओ। ये जो एको जो स्लैंट ये है पुली, एक बार वापस बोलो, तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही थी, उसका टेंशन नहीं होगा? वापस बोलो। जो एको ए वाला जो ब्लॉक है उसे एक पुली है ना, ये वाला उसको लगा हुआ। तुम इसकी बात कर रहे हो, हाँ बट ये तो मैं ब्लॉक का ही पार्ट मान रहा हूँ ना, ये पूरा ब्लॉक है एक। देख ये पूरा चीज मैं ब्लॉक ही मान रहा हूँ, तो ये तो इंटरनल फोर्स बन गया ना, इसमें जो टेंशन होगा वो तो इंटरनल फोर्स बन गया ब्लॉक के लिए। एक्सटर्नल में तो खाली ये वाला टी लग रहा होगा, नहीं समझा? ये तो मैं ब्लॉक का ही तो पार्ट मान रहा हूँ, ये पूरा ब्लॉक ही है, पुली को भी मैंने ब्लॉक का ही पार्ट मान लिया, तो अगर मैंने पुली को भी ब्लॉक के ही सिस्टम में ले लिया फिर तो ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा ना। हाँ समझा सर। अच्छा ये सवाल आसान है, देखो ये तुम नॉर्मल कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हो। देखो तुम्हारे और कुछ किसी और सवाल में डाउट होंगे तो मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ 20 क्वेश्चंस, उसके बाद अगर तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं वापस बता दूंगा तुम्हें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और बी का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? लेफ्ट। तो बी का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ ए बी मान लेते, ए सबस्क्रिप्ट बी, तो नॉर्मल के अलोंग दोनों के एक्सेलरेशंस को अपन इक्वेट कर देंगे। ये एंगल कितना होगा? 37। तो 5 का जो कंपोनेंट है इस तरफ वो कितना होगा? 5 cos 37 और ए बी का जो कंपोनेंट है वो ए बी sin 37 होगा, दोनों को इक्वेट कर दो, दैट्स इट। नॉर्मल कंस्ट्रेंट ए बी sin 37 इक्वल्स टू 5 cos 37, वैल्यूज याद है सबको sin 37 की? 3/5 and cos 37 is 4/5। 4/5 तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ बी 20/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6.6 6 डी मैच हो रहा है। yes Question number 8. If acceleration of capital M is a, then the magnitude of acceleration of small m. अच्छा देखो अभी यहाँ पे अगर ये तुम्हें स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम या अलग? सेम है। टेंशन टी मान लो, और ब्लॉक ए को तुम ऑब्जर्व करके बताओ क्या लगता है, ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है इसको ब्लॉक ए बोल देते, ये किस तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ मूव करेगा ब्लॉक ए। और ब्लॉक ए का अगर मैं एक्सेलरेशन राइट की तरफ कुछ मान लूं, लेट्स से मैं इसका राइट में एक्सेलरेशन ax मान लूं
और तुम देख पा रहे हो इधर जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है वो इससे कांटेक्ट में इधर, तो ब्लॉक ये अगर राइट में मूव कर रहा है तो वो स्मॉल m वाले ब्लॉक को भी अपने साथ राइट में पुश करेगा क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन्ड है। तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट से अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल कंस्ट्रेंट से अपन बोल सकते हैं बी का भी एक्सेलरेशन राइट की तरफ सेम ax होना चाहिए, Yes. और उसकी वैल्यू एक्चुअली a गिवन है तो इसको a मान लेते हैं, राइट की तरफ a होगा। यस और और मुझे बताओ साथ में b किस तरफ मूव करेगा, वर्टिकल में किस तरफ मूव करेगा, वर्टिकल में नीचे की तरफ मूव करेगा, तो b का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ay मान लेते हैं। और ay निकलने का तरीका क्या होगा, कौन सा कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। String. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए ऑब्जर्व करो कि ब्लॉक ए पे इफेक्टिवली राइट में कितना टी लग रहा है, ये पुली भी ब्लॉक का ही पार्ट है, ये पुली भी ब्लॉक ए का ही पार्ट है, तो इफेक्टिवली इधर टी लग रहा है, ये वाला पुली भी ब्लॉक का ही पार्ट है, इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो इफेक्टिवली इस पे 3t राइट में लग रहा होगा, 2t 3t लग रहा है ना राइट में, yes और ये sir वाला टी नीचे लग रहा है, बट नीचे हाँ, लगने sir. से तो टी डॉट ए में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइट की Yes, तरफ sir. ये, तो ब्लॉक ए के लिए मुझे बताओ टी डॉट ए क्या होगा, +3ta या -3ta, Plus 3t है. +3ta। plus 3t वैसे ही ब्लॉक बी को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ब्लॉक बी पे टी ऊपर और इसका एक्सेलरेशन मैंने ए वाई नीचे माना, और ए राइट में भी था मगर ये वाला ए और ये वाले टी का डॉट प्रोडक्ट वैसे भी 0 होने वाला, तो इसके लिए टी डॉट ए क्या होगा, +ta या -ta, Minus tay. और ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से ए वाई 3a के इक्वल आ गया, राइट, और ए वाई अगर 3a आ गया मतलब मुझे पता है कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन x में तो a होगा और y में 3a होगा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, Under root of 10. √10 है, √10 है। करेक्ट, √10a आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ऐसे टाइप के क्वेश्चन? सर वो ब्लॉक बी वाला एक बार वापस समझा सकते डाउन राइट में किया, ये ब्लॉक बी का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हाँ सर वो एक बार समझा सकता देख ब्लॉक बी का तो अपन ने हॉरिजॉन्टल में तो निकाल लिया था ना नॉर्मल कंस्ट्रेंट से, मुझे पता हाँ है सर ये ए से जा रहा होगा, और वर्टिकल में मैंने माना कि वो ए वाई से नीचे जा रहा है, हाँ और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में अपन क्या करते, टी डॉट ए को ऐड करते हैं ना सारे ब्लॉक्स का, और उसको ऐड करके 0 कर देते। यस सर तो पहले मैंने ब्लॉक ए के लिए टी डॉट ए कितना निकाला, 3ta, और वैसे ही ब्लॉक बी के लिए टी ऊपर और ए वाई नीचे, तो इसके लिए टी डॉट ए क्या होगा, माइनस टी क्योंकि एंगल 180 हो गया, cos 180 इज -1, यस तो सर -ta ये ब्लॉक बी के लिए, और दोनों को ऐड करके 0 कर दो, तो ओके स्ट्रिंग सर मुझे ए वाई 3a के इक्वल आ गया। हाँ सर पर लाइक वो हमने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो बी ब्लॉक का है वो हमने अकाउंट में ही नहीं लिया ना पूरे क्योंकि वो समय 90 डिग्रीज बना रहा है टेंशन से, अगर मैं अकाउंट में लेता भी तो भी ये टी और ये वाले ए का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता ना, दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 90 है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता, 0 0। ओके इसीलिए उसको अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं थी, समझा भी? ओके हाँ सर समझ गया हाँ बताओ। सर बी और ए टच हो रहा है ना, इस वजह से वो लोग का ax सेम है। यस परफेक्ट, बी और ए का जो यहाँ पे कांटेक्ट है वो मेंटेन्ड है, इसीलिए मैं उनका हॉरिजॉन्टल में अलोंग द कॉमन नॉर्मल उनका एक्सेलरेशन सेम मान रहा हूँ, इसीलिए बी भी राइट में ए से ही मूव कर रहा होगा, अगर टच नहीं कर रहे होते तो ये बात सही नहीं होती, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को भी इस एग्जांपल में? ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In the figure shown, the acceleration of block A is 15 I cap plus 15 J cap. Then what is the acceleration of block B? A remains in contact with B. देखो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, remains in contact मतलब मैं कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ दोनों के बीच में, नॉर्मल कंस्ट्रेंट नॉर्मल कंस्ट्रेंट, और वेक्टर प्लॉट कर देते, ए का एक्सेलरेशन 15 I cap मतलब 15 राइट की तरफ भी होगा और ऊपर की तरफ 15 ऊपर. 15 ऊपर की तरफ भी होगा, और क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट मेंटेन्ड है तो इसके अलोंग एक कॉमन नॉर्मल बना देते, कहना है इसके अलोंग दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। यस सर और मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है बी किस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, कोई भी एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ. तो लेफ्ट की तरफ बी का कुछ एक्सेलरेशन ए मान लेते। देखो कभी अगर तुम श्योर भी ना हो ना तो भी तुम अपने हिसाब से कोई भी अज्यूम कर सकते हो, तो अगर तुम्हें सर, लगा कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो लेफ्ट की तरफ ए मान लो, ठीक है? सो वो तो डाउन द इंक्लाइन जाएगा ना क्योंकि कांटेक्ट इज मेंटेन्ड।
कौन? बी। बी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ना, बी तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड के अलॉन्ग ही मूव करेगा। अरे भाई बी ब्लॉक तो ग्राउंड पे रखा है ना यार, तो लेफ्ट या राइट में तो शिफ्ट हो सकता है, वो ग्राउंड के धरती के अंदर भी समा सर वो जाएगा। स्मॉल वाले ब्लॉक का नाम क्या है? वो बी है ना? स्मॉल वाला ब्लॉक ए है और बड़ा वाला ब्लॉक बी है। ओके ओके सॉरी सर। और स्मॉल वाला ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइन जाना जरूरी नहीं है ना, स्मॉल वाला ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइन तभी जाता अगर बी फिक्स्ड होता, तभी अपन बोल पाते कि वो डाउन द इंक्लाइन जाएगा। लेकिन अगर बी भी मूवेबल है तो कहीं भी जा सकता है। यस सर। और ब्लॉक ए का तो अपन को दिया हुआ है 15 राइट में और 15 ऊपर, 15 और ब्लॉक बी का मैं इधर राइट में या फिर लेफ्ट में अज्यूम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे अज्यूम करना गलत होगा ओके क्योंकि ब्लॉक बी इज ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ भी तो कांटेक्ट मेंटेन है ना हमेशा, तो लेफ्ट या राइट में मूव कर सकता है, तो मैंने Yes, बी sir. का एक्सेलरेशन लेफ्ट में ए मान लिया। ओके सर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेट द एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो अगर मैं बी का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लूं अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये एंगल 37 होगा या 90 - 37 होगा? 37 ये वाला एंगल 90 - 37 तो ए का जो कंपोनेंट है इस तरफ वो कितना होगा? sin 37 a sin ए साइन 37 करेक्ट। और मेरा ये रेफरेंस बन गया, मुझे सॉरी ब्लॉक बी का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ ए साइन 37 होगा, और वैसे ही ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है वो भी मुझे इसी तरफ लेना चाहिए। तो मुझे बताओ ये वाला जो 15 है इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? cos 37 15 cos 37। और जो ये वाला 15 होगा इसका कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा? 15 sin 37 15 sin 37। तो जो ब्लॉक ए है उसका मैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना लूंगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल? 15 cos 37 - 15 sin 37 है, इसका उल्टा 15 cos 37 - 15 sin 37 करेक्ट, क्योंकि मेरे लिए ये डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं चाहूंगा कि ब्लॉक ए का भी नेट एक्सेलरेशन इसी तरफ है जिस तरफ ब्लॉक बी का। तो इक्वेशन क्या बनेगा? a sin 37 इक्वल्स टू क्या लिखूं बताओ? 15 cos 37 - sin 37 माइनस साइन 37। वेरी गुड, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इससे तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी। साइन 37 को 3/5 लिख दो, cos 37 इज 4/5 माइनस 3/5, तो ये सारे 5 कैंसिल हो गए और a का एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। प्लस आना मतलब क्या? अपन ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही था कि गलत था? सही सही था था। ये सही था, मतलब एक्चुअल में a जो है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा। हाँ तो मैं फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करूंगा? +5 i कैप या -5 i कैप? -5 -5 i cap -5 i कैप इज माय फाइनल आंसर। वेरी गुड। देखो अगर बाय चांस तुमने इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ अज्यूम किया होता तो तुम्हें ये आंसर नेगेटिव आ जाता, और उससे तुम कंक्लूड कर सकते थे कि नेगेटिव आने का मतलब राइट वाला अजम्पशन गलत था, तो लेफ्ट की तरफ ही होना चाहिए था। तो आइदर वे तुम्हारा फाइनल आंसर तो सही आने वाला है ना, लेफ्ट की तरफ। समझ में आया सबको? कुछ भी डाउट है किसी को इस एग्जांपल में? नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द एंड ए ऑफ रॉड OA। अगर हमने ऑपोजिट अज्यूम किया था तो -5 आता ना? हाँ मैं वही बोल रहा था कि अगर तुमने ऑपोजिट में किया होता तो -5 आता, तो तुम समझ जाते कि ऑपोजिट ही होना चाहिए, तो फाइनल आंसर सेम ही आता। तो फिर आंसर भी -5 आई कैप ही लिखते ना? सेम ही आता, फाइनल आंसर सेम ही आता, मैं वही बता रहा हूँ दोनों केस में। ये सवाल में देखो रॉड OA दिया हुआ है और इसमें से कौन सा एंड फिक्स्ड है? O इज हिंज्ड। O का हिंज्ड होना मतलब ये वाला एंड फिक्स्ड होगा, और द स्पीड ऑफ एंड A ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर इज, ये मुझे फाइंड करना। वेज का जो स्पीड है वो दिया हुआ है, वेज लेफ्ट की तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना। अभी मुझे बताओ जो OA रॉड है उसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा कि चेंज हो सकता है? रॉड OA का कांस्टेंट रहेगा लेंथ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। रॉड का तो लेंथ कांस्टेंट ही होना चाहिए, और अगर रॉड का एक एंड फिक्स्ड है तो रॉड का जो दूसरा एंड है क्या उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड हो सकता है? अगर नो, मान लो एक रॉड टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। उसका एक एंड अगर फिक्स्ड है तो उसका जो दूसरा एंड होगा एंड A, उसका वेलोसिटी अलोंग द रॉड तो हो ही नहीं सकता ना, अदरवाइज रॉड का लेंथ चेंज हो जाता। तो डेफिनेटली इसका वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे A का जो वेलोसिटी होगा
उसका डायरेक्शन अपन किस तरफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस तरफ होगा ए का वेलोसिटी। ये लॉजिक समझ में आया? अगर ए का वेलोसिटी मैं रॉड के परपेंडिकुलर मानूंगा तभी उसका कंपोनेंट अलोंग द रॉड 0 आएगा, और तभी अपन बोल पाएंगे कि रॉड का लेंथ जो है वो सेम रहेगा। और यहाँ पे कॉमन सरफेस कौन सा होगा? कॉमन नॉर्मल क्या होगा इस केस में? ये कॉमन नॉर्मल होगा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या करेंगे अपन? दोनों के वेलोसिटीज को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि कांटेक्ट हमेशा मेंटेन रहेगा रॉड का और वेज का। तो मुझे बताओ VA का जो एंगल है, वेलोसिटी VA, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 30 या 90 - 30? 90 - 30। 90 - 30। तो VA का कंपोनेंट इस तरफ क्या लिखेंगे? VA sin 30। VA/2। करेक्ट। और इसको मैं 1 से इक्वेट कर दूंगा, तो VA sin 30 इक्वल्स टू 1। तो इससे VA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? सर हाँ बताओ। सर अगर हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कि मतलब VA का वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगा रॉड को, तो हम फिर उसको VX और VY में करके सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर काफी लेंदी हो जाएगा। देख, अगर तू इसको VX और VY में करेगा, तू X में कहाँ मानेगा? लेफ्ट या राइट? X में तो राइट। X में तू राइट में मानेगा, और Y में तू कहाँ मानेगा? ऊपर नीचे? नीचे। Y में नीचे मानेगा, ठीक है। तो Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो डायरेक्टली एक ही लाइन में नॉर्मल कंस्ट्रेंट से 1 Vx 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन होगी। अभी दूसरा इक्वेशन मैं चाहूंगा कि रॉड का लेंथ भी कांस्टेंट रहे। रॉड का लेंथ भी अपन कांस्टेंट चाहेंगे ना, और ये वाले एंड का कुछ वेलोसिटी है क्या? एंड O का ये तो फिक्स्ड है, हाँ सर। तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंड A का भी जो वेलोसिटी है अलोंग द रॉड, इसका नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यस और Vx का कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 30। तो Vx का ये वाला कंपोनेंट Vx cos 30 होगा, और Vy का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? sin 30। Vy sin 30। तो Vx cos 30 इक्वल्स टू Vy sin 30। ये अप्लाई कर देंगे अपन। cos 30 मतलब √3/2 और sin 30 मतलब 1/2। तो तुझे दिख रहा है यहाँ से Vy की वैल्यू √3 आ गई। √3 Vx तो 1 था, तो Vy विल बी √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नेट वेलोसिटी √of Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, √1 + 3। इससे भी सेम आंसर आ रहा है। मगर ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि तुझे इधर भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की जरूरत पड़ गई रॉड का लेंथ चेंज ना होने के लिए, राइट? बट अगर मान ले क्लिक नहीं होता एग्जाम में तो कर सकता था, इससे भी देखो सही आंसर आता। बट अगर देखो ये क्लिक हो जाता कि VA इसी तरफ होना चाहिए, तो काफी कम समय में तो इसका आंसर निकल पाता। हाँ सर, समझा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते। यहाँ पे 3 kg और 4 kg ये दो ब्लॉक्स है, A और B, और स्ट्रिंग का ये जो फ्री एंड है पॉइंट P, इस पे अपन 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे F, और ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? अपन ने क्या सीखा था? स्ट्रिंग के अगर किसी भी एंड पे अपन कुछ फोर्स लगाते तो उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन उसी फोर्स के इक्वल हो जाता है। हाँ सर, 1 न्यूटन। तो स्ट्रिंग के अंदर मुझे पता है कि टेंशन जो है वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा। और पूछा क्या है अपन से? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड P। P का एक्सेलरेशन कितना होगा ये मुझे फाइंड करना, और P का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 3 kg पे इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा है राइट की तरफ? 3T। 3T लग रहा होगा, करेक्ट। 3T मतलब 3 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ कुछ मान लेते A1। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा? 3 × 1 3T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहना है 3 kg का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट की तरफ आ जाएगा। यस। और वैसे ही 4 kg का जो मास है उसके पुलिस को भी इसी का पार्ट मान लो, 4T। इस पे इफेक्टिवली 4T लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ A2 मान लेते, तो 4T इक्वल्स टू 4A2। A2 भी कितना आ जाएगा? A2 भी 1 आ जाएगा। मतलब ब्लॉक A और ब्लॉक B दोनों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक दूसरे की तरफ ही होगा।
अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करते, अगर पॉइंट पी का एक्सेलरेशन मैं लेफ्ट की तरफ कुछ मान लूं, लेट्स से पॉइंट पी का एक्सेलरेशन मैंने लेफ्ट की तरफ ए पी मान लिया, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में अपन क्या करते, समेशन ऑफ टी डॉट ए करते। तो ब्लॉक ए के लिए मुझे बताओ क्या सिचुएशन होगी, प्लस 3t a1 या माइनस 3t a1? प्लस 3t प्लस 3t a1, वेरी गुड। और ब्लॉक बी के लिए प्लस 40a2 या माइनस 40a2? प्लस 40। प्लस 40a2। अभी ध्यान से देखना, पॉइंट पी को स्ट्रिंग कहाँ पे खींच रहा होगा, लेफ्ट या राइट? स्ट्रिंग राइट, टेंशन राइट में खींच रहा होगा, और पॉइंट पी का मैंने एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ एपी माना, तो इसके लिए प्लस टी एपी या माइनस टी एपी? माइनस टी। माइनस टी एपी, और सबको ऐड करके 0 कर देंगे, राइट? तो यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा और AP की वैल्यू 3a1 प्लस 4a2 कितनी आ जाएगी? A1 दोनों 1 है, तो ये 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट? देखो, अगर तुम्हें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही है तो तुम कॉमन लॉजिक से भी कर सकते हो। तुम बोल सकते हो कि अगर ब्लॉक ए राइट की तरफ x1 से जा रहा है तो ओवरऑल ये जो स्ट्रिंग है वो 3x से लूजन अप हो जाएगा, और ब्लॉक भी अगर x2 से राइट लेफ्ट में जा रहा है तो ये स्ट्रिंग ओवरऑल 4x2 से लूजन अप हो जाएगा। और इसको टॉट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? P पे, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P जो है वो 3x1 प्लस 4x2 से मूव करेगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करने पर P का जो एक्सेलरेशन है वो 3a1 प्लस 4a2 आ जाएगा। ये लॉजिक से भी कर सकते, जो भी तुम्हें आसान लगे। सर आप एक बार वो AP आपने किसका एक्सेलरेशन अज्यूम किया है वो कह सकते? ये पॉइंट P का, ऐसा मान लो कि पॉइंट P पे भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल P मान लो, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने लेफ्ट की तरफ AP अज्यूम कर लिया, और इस पे जो है वो टेंशन राइट की तरफ लगा रहा होगा ना? हाँ सर, वो तो ओके। अच्छा, एक्सेलरेशंस नहीं निकालते तो अपन को A1 A2 कैसे पता चलता? यूजिंग टेंशन कंस्ट्रेंट यू विल ओनली गेट AP इक्वल्स टू 3a1 प्लस 4a2, राइट? तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अपन को A1 A2 निकालना ही पड़ता ना, यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सर 4t a2 वाला पार्ट समझा सकते हो? कौन सा पार्ट? 4t a2, पॉजिटिव नेगेटिव। 4t भी लेफ्ट की तरफ है, A2 भी लेफ्ट की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, 4t और A2, तो प्लस 40 A2 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अभी एग्जांपल 12। सर हमने वो फोर्स 1 न्यूटन से उसको लेफ्ट की तरफ पुल किया, इसलिए टेंशन भी वो इक्वल फोर्स से अपोज कर रहा होगा ना? करेक्ट। फ्री एंड पे अगर तुम कुछ फोर्स F लगाते हो तो टेंशन भी उसी फोर्स से अपोज करता है, तो टेंशन अपन उतना ही मान लेते हैं। जैसे ये वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे भी अपन स्ट्रिंग के फ्री एंड पे F फोर्स लगा रहे, तो पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको भी अपन F मान सकते। ये जो पूरा स्ट्रिंग होगा, एक ही स्ट्रिंग है ना ये पूरा, तो इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो F होगा। और पूछा क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऑफ मास कैपिटल M। तो कैपिटल M वाला जो ब्लॉक है उसका अगर तुम फोर्स इक्वेशन बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, सबसे पहले पुली को भी इसी का पार्ट मान लो। ये तीनों जो पुलीज कनेक्टेड है इससे, इसको ब्लॉक का ही पार्ट मान लो, और देखो कि अभी स्ट्रिंग्स इस पे टेंशन कहाँ पे लगा रहे। ये वाला जो पुली है इस पे जो स्ट्रिंग है वो इसको इधर भी खींच रहा होगा T से, और इधर भी खींच रहा होगा T से। वैसे ही ये वाले पुली पे T टेंशन जो है वो इस पे इधर खींच रहा होगा और नीचे खींच रहा होगा T से। ये वाले पुली पे T ऊपर और T लेफ्ट की तरफ, तो ये वाले दो T's कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दो T's भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या क्या लग रहा होगा? ये T का कंपोनेंट, ये T cos थीटा और ये T। तो इफेक्टिवली कौन से डायरेक्शन में टेंशन ज्यादा लग रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट की तरफ। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी किस तरफ मानना चाहिए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ A मान लो, और फोर्स इक्वेशन बनेगा T माइनस T cos थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो एसोलेशन की वैल्यू T1 माइनस कॉस थीटा अपॉन m, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। और वैसे ही अगर मान लो स्मॉल m का भी एसोलेशन पूछा होता तो स्मॉल m पे राइट पे कितना लग रहा होता, t के बदले f ही लिख देंगे क्योंकि t f के इक्वल होगा, तो t को f के इक्वल कर दो। स्मॉल m पे भी राइट पे खाली एक सिंगल t लग रहा होता इक्वल्स टू f, और इसका एसोलेशन भी राइट की तरफ a2 मान लेते, तो f को ma2 के इक्वल कर देते, और ब्लॉक m का जो एसोलेशन है वो कितना आ जाता f by m। ओके सर वो जो ब्लॉक बी है वो भी लाइक स्ट्रिंग अगर खींच रही है तो वो भी अकाउंट में नहीं लेंगे, लाइक ए ब्लॉक ए के लिए? नहीं ना, ब्लॉक बी पे तो खाली ये वाला स्ट्रिंग लग रहा होगा, ये जो मैं नहीं सर। अप्लाई कर वो थोड़ी इस पे अप्लाई कर, सर वो पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना पर? तो तभी तो टेंशन सेम मान रहा हूँ मैं पूरी स्ट्रिंग में। नहीं सर, मतलब मैं बोल रहा था अगर ए ब्लॉक को मूव करना है उसमें लाइक बी भी थोड़ा अपोज कर रहा होगा, वैसा कुछ नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर तू बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी पे तो खाली एक सिंगल फोर्स लग रहा है ना, टेंशन। बी को क्या फर्क पड़ता है कि ए किस तरीके से मूव करे। हाँ ओके ओके। बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो खाली बी पे जो फोर्स लग रहा है तो वही बनाएगा, ए पे जो भी फोर्स लग रहा है वो बी को मैटर नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखो। A heavy spherical ball is constrained in a frame as shown in the figure and the inclined surface is smooth. Determine the maximum acceleration with which the frame can move in horizontal direction towards right without causing the ball to leave the frame. तो देखो, अगर मैं फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट की तरफ a मान लूं और हम चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये फ्रेम को लीव ना करे, ये वाला बॉल फ्रेम के अंदर ही रहे, तो जो ऑब्जर्वर इस वेज के अंदर रहेगा, जो ऑब्जर्वर इस वेज के ऊपर रहेगा, उसको ये बॉल कैसा दिख रहा होगा, रेस्ट पे या मूव करता हुआ? रेस्ट पे। उसको तो ये बॉल रेस्ट पे दिख रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस बॉल पे एफवीडी बनाऊं, बॉल पे नीचे mg लग रहा होगा, सीडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट साइड। सीडो फोर्स लेफ्ट की तरफ ma, और नॉर्मल फोर्स इसके नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो ताकि वो लीव ना करे। तो कहने से जो राइट वाला कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल जस्ट जीरो हो गया होगा, कांटेक्ट हैज जस्ट बीन ब्रोकन। राइट वाला जो सरफेस है वहां पे कांटेक्ट जस्ट लॉस्ट हो गया होगा, और उसका जो नॉर्मल है वो जस्ट जीरो हो गया होगा। ये एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। देखो पहले अगर मैंने इसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं दिया होता तो ये जो बॉल है वो राइट वाले सरफेस को भी प्रेस कर रहा होता ना, इधर कुछ ना कुछ तो नॉर्मल आ जाता। बट यहाँ पे अपन मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे जिससे बॉल अभी भी जस्ट रेस्ट पे रहे। तो जस्ट रेस्ट पे रहना मतलब यहाँ से कांटेक्ट जस्ट ब्रेक हो गया होगा, और ये वाले नॉर्मल को अपन जीरो मान सकते। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा, अभी ये रेस्ट पे ही रहेगा, तो फोर्स इक्वेशन अपन अलोंग द इंक्लाइन अप्लाई कर सकते। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द इंक्लाइन? mg sin थीटा। mg sin थीटा, और ma का जो कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन ma cos थीटा होगा, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करने चाहिए। ma cos थीटा इक्वल्स टू mg sin थीटा। अगर मान लो एक्सेलरेशन इससे भी ज्यादा हो जाता, यहाँ से मुझे जो a मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, g cot थीटा, सॉरी g tan थीटा। अगर एक्सेलरेशन इससे भी ज्यादा हो जाता तो तुम देख पा रहे हो डायग्राम में ये वाला फोर्स बढ़ जाता, और ये वाला फोर्स अगर बढ़ जाता तो ये स्फीयर किस तरफ भागता, अब द इंक्लाइन भाग जाता। करेक्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। तो कितना होगा आंसर, g इंटू थीटा इज 30, tan 30 इज 1/√3। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ओके, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 14, ये सवाल देखो। इसमें स्ट्रिंग्स पहले मार्क कर देते, कौन कौन से स्ट्रिंग्स अपन को दिखाई दे रहे। ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये दिख रहा है सबको, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, और नीचे ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। अगर तुम ब्लॉक ए को ऑब्जर्व करते हो, सबसे पहले मुझे बताओ ये जो रेड वाला स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ किया है उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा।
तो ब्लॉक ए का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, और ऊपर रेड वाली स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन टी मान लूं, तो इस पे टी ऊपर और टी नीचे दोनों जगह लग रहा होगा, कैंसिल होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ब्लॉक ए पे नेट फोर्स नीचे की तरफ खाली mg लग रहा होगा। तो ब्लॉक ए का अगर एक्सेलरेशन में ए नीचे मान रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ब्लॉक ए का? जी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं ब्लॉक ए नीचे जी से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उस पे नेट फोर्स खाली mg लग रहा होगा, टी तो कैंसिल हो गया, राइट। और मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाला जो पुली है वो फिक्स्ड है कि मूवेबल है? ऊपर वाला फिक्स्ड। ऊपर वाला फिक्स्ड है। ऊपर वाला पुली अगर फिक्स्ड है तो ये दोनों पॉइंट्स भी फिक्स्ड होंगे, तो क्या नीचे वाला पुली मूव कर सकता है? अगर No. नीचे वाला पुली मूव करता तो ये दोनों एंड्स भी अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर जाते और रेड वाली स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ जाता। तो अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट भी एप्लीकेबल रहे, रेड वाली स्ट्रिंग का लेंथ अगर कांस्टेंट रहे, तो अपन बोल सकते हैं ये वाला पुली भी फिक्स्ड होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। और अगर ये वाला पुली फिक्स्ड है तो ये पुली भी फिक्स्ड रहेगा और बी भी रेस्ट पे रहेगा, तो बी का एक्सेलरेशन तुम क्या रिपोर्ट करोगे? 0। बी का एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा और ए का एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। मतलब ए, ये जो स्ट्रिंग है ना, रेड वाला स्ट्रिंग, वो यहीं पे गोल गोल घूम रहा होगा इसी दोनों पुलिस के अबाउट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का एक्सेलरेशन जी और बी का 0, ऑप्शन ए ऑप्शन। ओके। एग्जाम्पल 15, ये सवाल देखो, ब्लॉक्स ए और बी दोनों का वेलोसिटीज v1 और v2 दिया हुआ है, और ये वाला पुली फिक्स्ड है, तो ये दोनों एंड्स भी फिक्स्ड होंगे, और स्ट्रिंग के दो सेगमेंट्स है, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो सेगमेंट 1 के लिए नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितना होगा? प्लस v1 cos थीटा 1। v1 cos थीटा 1 जो कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर है ना, तो माइनस होगा ना, माइनस v cos थीटा 1, और दूसरा एंड तो फिक्स्ड है तो 0। और वैसे ही सेगमेंट 2 के लिए v2 cos theta 2 v2 cos थीटा 2, और टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ 0 होना चाहिए, तो यहाँ से v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 0 आ जाएगा। yes तो v1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू v2 cos थीटा 2। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मैच हो रहा है। v1 अपॉन v2 फाइंड करना था अपन को, तो इसकी वैल्यू cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 ये आ जाएगी। A block is dragged on a smooth plane with the help of a rope which moves with a constant velocity as shown in the figure। ये भी आसान है। ब्लॉक का अगर मैं हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी v1 मान लूं, तो v1 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना होगा? माइनस v1 sin थीटा। sin थीटा। और अलोंग द स्ट्रिंग्स को इक्वेट करने पर डायरेक्टली मुझे v1 sin थीटा इक्वल्स टू v आ जाएगा, तो v1 की वैल्यू v अपॉन sin थीटा होगी। ये सॉल्व कर लिया था सबने खुद से? Yes, ऑप्शन sir. ए मैच हो रहा है? yes sir Okay. In the system shown, the system is in equilibrium. Determine m. सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान लूं, अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है कि अलग है? ये अलग स्ट्रिंग होगा ना, इधर ये अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पे जॉइंट आ गया, तो रेड वाला, ग्रीन वाला, और एक और कलर दे देता हूं मैं इसको, ये ब्लू वाला, ये तीनों स्ट्रिंग्स अलग होंगे ना, तो इनमें टेंशन sir. मुझे सेम मानना चाहिए, अलग मानना चाहिए? अलग मानना चाहिए। इसको T1 मान लो, अलग। इसको T2 और इसको T3, राइट। अभी ये वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? पॉइंट का मास तो 0 होगा ना, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। इस पे T2 इस तरफ लग रहा होगा अलोंग द ग्रीन स्ट्रिंग, T1 जो है वो अलोंग द रेड स्ट्रिंग लग रहा होगा, और T3 नीचे। और 6 kg के एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। और ऊपर T3, और टेंशन अपन को दिया है कि सब कुछ इक्विलिब्रियम पे, तो T3 इसको बैलेंस करना चाहिए। T3 की वैल्यू पता चल गई अपन को 60 न्यूटन। यस। और यहाँ पे मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं सारे फोर्स बैलेंस करूं, ये दोनों एंगल सेम है कि अलग है? ये 30 होगा, ये 30 और 30 होगा, तो ये दोनों एंगल 60-60 होंगे। 60। और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो T1 T2 भी सेम आ जाएगा। T1 cos 60 शुड बी इक्वल्स टू T2 cos 60।
तो T1 और T2 सेम आ गए। और वर्टिकल में अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो वर्टिकल में क्या इक्वेशन बनेगा, T1 cos 30 प्लस T2 cos 30 विल बी इक्वल्स टू T3 एंड T1 T2 तो सेम ही है, तो T2 को भी T1 लिख दो, तो 2T1 cos 30 इज T3 एंड T3 मतलब 60 न्यूटन्स। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/√3, ये T1 आ जाएगा। और ये जो मास है m, इसका अगर मैं FVD बना तो इस पे नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर कितना लग रहा होगा, T1 20√3। तो T1 जो है वो mg के इक्वल हो जाएगा, और m ही मुझे फाइंड करना था, तो T1 इज 60/√3 को अपन 20√3 लिख सकते हैं ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m विल बी 2√3, 2 into 1.73 वैल्यू कितनी होती है 1.73, 732। ऑप्शन मैच कर रहा है, A option. ऑप्शन ए मैच कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? Sir, we can do with this with Lami's theorem also, right? लामे से भी कर सकते हो डायरेक्टली, करेक्ट। T1 अपॉन डायरेक्टली तुम T1 निकाल सकते थे, T1 अपॉन, अच्छा ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 120 120 होंगे या ज्यादा होंगे, 150 होंगे ना? and 150, हाँ। तो डायरेक्टली तुम T1 अपॉन साइन ऑफ 150 इक्वल्स टू 60 अपॉन साइन ऑफ 60 ये कर सकते थे, तो तुम्हें डायरेक्टली T1 मिल जाता, और T1 को mg से इक्वेट करके तुम्हें m मिल जाता, वो भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द मास कैपिटल M is very heavy compared to small m. The tension T dash in the string suspended from the ceiling. ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए, तो उसके लिए ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकाल सकते हैं। इसमें अगर मैं टेंशन T मान लूं तो T डैश कितना हो जाएगा, T डैश 2T हो जाएगा। और T कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, तुम्हें फॉर्मूला याद है T का, 2 मास सिस्टम के लिए, on M1 plus 2m when m into m, upon m plus m into g. इनटू तो जी। फिर m को निकाल सकते हैं ना हम लोग, छोटा m को। देख अभी यहाँ पे कौन सा m बहुत ही बड़ा है, कैपिटल कैपिटल बहुत ही बड़ा है। Capital. तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैपिटल M से डिवाइड कर दो, तो 2mg बच जाएगा इधर, और नीचे 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और ये वाला जो टर्म है इसको हटा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1 से काफी छोटा होगा, तो टेंशन की वैल्यू 2mg के इक्वल आ जाएगी, राइट। और मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, T डैश 4mg 4mg। ए समझ में आया सबको? यस सर। या फिर तुम फोर्स इक्वेशन से भी कर सकते थे, मगर फोर्स इक्वेशन से भी तुम्हें फाइनली यही आंसर आता, तो फॉर्मूला से डायरेक्टली तुम कर सकते हो तो बेटर होगा। ये फॉर्मूला सबको याद है ना अभी 2 मास सिस्टम के लिए? yes sir तुमने नोटिस किया होगा कि कितने जगह अपन को काम आ रहा है ये फॉर्मूला, कुछ डाउट है? सर वो 2m और m और छोटा वाला m, एक बार वापस बताओ, तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही। सर कैपिटल m बहुत बड़ा है ना छोटे m से, करेक्ट, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? कैपिटल एम अगर बहुत ही बड़ा है तो कुछ पता चलने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पहले कैपिटल एम स्मॉल एम के टर्म्स में टेंशन निकाल लो, और उसके बाद तुम जो आंसर आ रहा है उसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दो कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बहुत ही बड़ा है, मतलब ये जो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो अगर कोई चीज 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस, जब मैं वो चीज को ऐड करूंगा तो इस चीज को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। 1 से बहुत छोटा होना मतलब 0.000 ऐसा कुछ तो होगा। हाँ। 1, तो जब मैं 1 प्लस ये ऐड करूंगा तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना, वही कर रहे इधर अपन। सर ऊपर पूछ रहा हूँ मैं, नीचे नहीं, ऊपर जो आपने लिखा है ना 2mg में। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते थे, ये m को हटा सकते थे, एक ही बात है ना, यहाँ पे भी तुम m को हटा सकते थे क्योंकि कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ही बड़ा है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m लगभग कैपिटल M ही होगा। हाँ हम उधर से निकाल सकते हैं ना। उधर से ही निकाल सकते थे, तो यहाँ से कैपिटल M कैंसिल होके तुम्हें 2mg आंसर आ जाता, एक ही बात है। ठीक है,
तो टेंशन अगर 2 mg है तो T डैश 4 mg हो जाएगा। सर बताओ। सर अगर m बहुत छोटा है तो 2 mg में से भी लाइक m सबको बहुत छोटा कर देगा ना, तो लाइक 0 नहीं हो जाएगा। m बहुत छोटा है मगर किसके कंपैरिजन में? कैपिटल M के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, ओके ये बात समझो तुम। तो अगर मेरे आंसर में खाली स्मॉल m आ रहा है तो उसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं पे भी स्मॉल m प्लस कैपिटल M जैसे टर्म्स आ रहे होंगे तो कैपिटल M के कंपैरिजन में मैं स्मॉल m को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। लेकिन अगर खाली स्मॉल m जी आंसर आ रहा है तो ये तो कंसिडरेबल होगा ना, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तुम, इसको 0 थोड़ी मान सकते। ओके सर, गॉट इट। लास्ट 2 क्वेश्चन से देख लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल 19th, a body of mass 2 kg is released at the top of the smooth inclined plane having inclination 30 degrees. It takes 3 seconds to reach the bottom and if the inclination is doubled then what is the time taken? तो देखो यहाँ पे अपन 2 केसेस में किसको चेंज करें? थीटा को। इसका जो इंक्लिनेशन है उसको चेंज कर। तो अभी के लिए मैं इसको थीटा ही मान लेता हूँ। थीटा के टर्म्स में आंसर निकाल लेता हूँ। एक केस में अपन थीटा को 30 पुट कर देंगे और दूसरे केस में 60। और बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg। इंक्लाइन मूवेबल है कि फिक्स्ड है? क्या इंक्लाइन के बारे में कुछ भी दिया है? तो फिक्स तो इसको फिक्स्ड ही मान देते। फिक्स्ड। कुछ मास दिया हुआ नहीं है तो इसको फिक्स्ड मान लो। तो मुझे बताओ फिक्स्ड इंक्लाइन पे अगर मैं कोई भी बॉडी को रखूं, यहाँ पे ऑब्वियसली अपन फ्रिक्शन 0 मान रहे, स्मूथ सरफेस मान रहे, तो ऐसे बॉडीज का एक्सेलरेशन कितना होता है डाउन द इंक्लाइन? जी साइन थीटा। क्या उसके मास से फर्क पड़ेगा? नहीं, हमेशा जी साइन थीटा ही होगा, राइट। और लेंथ सेम है दोनों केस में, तो इसका लेंथ अगर मैं एल मान लूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, रिलीज किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम? कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ a इनटू t स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है? टाइम निकालना। तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही? 2l अपॉन जी साइन थीटा, 12 अपॉन जी साइन थीटा और इसका अंडर रूट। तो तुम देख पा रहे हो टाइम किसके प्रोपोर्शनल है? दोनों केस में l सेम है, g भी सेम है। प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा। टाइम जो है वो 1 अपॉन अंडर रूट साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट केस में जो टाइम है t1 और फर्स्ट केस में जो θ1 होगा उसका अंडर रूट, कैन आई से दिस विल बी सेम एज t2 इनटू अंडर रूट ऑफ sin θ2। फर्स्ट केस में टाइम कितना दिया? 3 समझाना सेकंड। स्टेप सबको, इनवर्स Yes. प्रोपोर्शन में यही करेंगे। और फर्स्ट केस में θ1 कितना है? 30 30 डिग्री। तो sin θ1 विल बी हाफ एंड सेकंड केस में t2 निकालना है मुझे, एंड sin θ2 कितना होगा? 16 रूट 3/2। रूट 3/2। तो तुम्हें दिख रहा है ये रूट टू कैंसिल हो गया और t2 की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, मतलब 3 टू दी पावर 1/4। तो एक्चुअल में t2 कितना होना चाहिए था? 3 टू दी पावर 3/4। इसका None आंसर of नन ऑफ दिस दिया है क्या? हाँ तो एक्चुअल में ये आंसर होना चाहिए था। सबको समझ में आया ना? ये आसान सवाल था ना, ये तो काइनेमेटिक्स अप्लाई करना था सिर्फ। अगर फ्रिक्शन होता तो एंगल ऑफ रिपोज फाइंड करना पड़ता ना। फ्रिक्शन के बारे में अपन ने कुछ सीखा नहीं अभी, अपन आगे सीखेंगे। तो उस केस में अपन को फ्रिक्शनल फोर्स भी लेना पड़ता है, वो मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? सर बताओ। सर वो t is proportional to 1/sin root sin theta, वो एक बार समझाओ। देख टाइम का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है? ये एक्सप्रेशन आ रहा है टाइम के लिए। हाँ। और यहाँ पे l कांस्टेंट है ना दोनों केस में, g भी कांस्टेंट है। तो टाइम जो है वो खाली sin थीटा के इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट ऑफ sin थीटा। यस। मुझे बता अगर x और y इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है तो अपन x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 कर सकते हैं ना? हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं इधर, t1 अंडर रूट ऑफ sin θ1 इक्वल्स टू t2 अंडर रूट ऑफ sin θ2। हाँ ओके ठीक है, हाँ समझा। थैंक यू सर। ओके। आखिरी सवाल, इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is at rest on the floor. The minimum acceleration with which a boy of mass small m should climb along the rope of negligible mass. देखो रोप का अगर मास नेग्लिजिबल दे दिया तो इससे अपन क्या मान सकते हैं? टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द रोप। और टेंशन T मान लेते,
और हम चाहते हैं कि ब्लॉक जो है वो जस्ट लिफ्ट हो जाए फ्लोर से, तो ब्लॉक का एफवीडी बनाओ, ब्लॉक पे ऊपर टी लग रहा है और नीचे एमजी लग रहा है, और ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट करवाने के लिए टी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? mg टी एमजी के इक्वल होना चाहिए। और अभी आदमी का एफवीडी बनाओ, आदमी पे नीचे इसका वेट लग रहा होगा स्मॉल एमजी, और स्ट्रिंग इस पे ऊपर की तरफ टी लगा रहा होगा, और आदमी का एसलेशन मुझे फाइंड करना है, तो उसका एसलेशन मैं ऊपर की तरफ ए मान लेता हूँ, तो आदमी का फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? टी a माइनस equal एमजी to t minus mg इक्वल्स टू एम। अच्छा टी जो है वो कैपिटल एमजी होगा, तो यहाँ से ए कितना मिल जाएगा अपन को? कैपिटल एमजी माइनस स्मॉल एमजी अपॉन g एम। कॉमन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है रीअरेंज करने पर? ए एंड बी। बी ऑप्शन मैच। ए और बी सेम दिया है क्या एग्जैक्टली? अच्छा ये गलत होगा, आंसर की में क्या आंसर दिया हुआ है? आंसर की में बी दिया है। हाँ तो ए को चेंज कर दो, ए ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, तो कितना हो रहा है ये? एम बाई एम माइनस 1 इंटू जी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ओके।